और देखिए, मैं इस समय जहाँ बैठा हूँ साउथ सिटी के पास कंट्री होम विला में, जहाँ पर मेरे साथ जगजीत सिंह सूद जी बैठे हैं, जिन्होंने लुधियाना में अपना कारोबार बहुत अच्छी तरह डेवलप किया है। और आजकल ये समाज सेवा में बड़ी रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और यानी कि राइटर भी हैं। जो भी कुछ इनसे बन पड़ता है समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो हर किसी में ये भावना होनी चाहिए। लुधियाना शहर की 50 लाख की आबादी है, लेकिन जगजीत जी जैसे बहुत कम लोग हैं जो लिखना भी जानते हैं और उसके बाद समाज सेवा भी करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपको जो लगन कहाँ से लगी? सूद साहब, आप इतना जानने के दिलचस्पी लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी का स्वास्थ्य खराब हो, किसी को दुख हो, दर्द हो, आप हमेशा तैयार रहते हैं कि मैं उसकी मदद करूं। जो आपको लगन कैसे जाने कि आपके मन में जाता है? आम लोग तो नहीं, आपके मन में क्यों आता है? जैसे मैंने आपको बताया अभी 1972 में मेरी शादी, 72 में शादी हुई, 73 में बेटी हुई, 75 में बेटा हुआ। तो वहाँ से आगरा से हम फिर 79 में आ गए। 82 में मैंने अपनी कंपनी से रिज़ाइन करके, एबट कंपनी से, मैंने अपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन किया। मैं एक साधारण सा व्यापारी, बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार रहा था, बड़े मज़े में था, फैमिली मैन था। तो 1900 वहाँ से हम सिविल लाइन से इधर कंट्री होम नॉर्थ में 2007 में माइग्रेट करके, शिफ्ट करके यहाँ हमने अपना घर लिया। उसके बाद 2010 में एक मेडिकल रूटीन चेकअप में मुझे पता लगा कि मेरी वाइफ की किडनी में कैंसर है। तो मेरी तो इधर पैरों से के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं परेशान हो गया, भी ये क्या हो गया। उस 2.5 साल में 2010 से 2012 तक 26 सितंबर को मेरी वाइफ का देहांत हो गया। उस 2.5 साल में मैंने ज़िंदगी में दुख को देखा, दुख क्या होता है, अपनों को जाते देखा, अपनों के सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कर पाना, ये इंसान की एक मजबूरी बन जाती है। और उस मजबूरी में मैं 2.5 साल जिया। सुबह उठ के रोज़ देखता था सूरज की तरफ। आज मेरी वाइफ का एक दिन और कम हो गया। सो आई लॉस्ट हर इन 26 सितंबर 2012 को। उसके बाद मैं फिर डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में मैं तकरीबन 1 साल रहा। तो 2013 में मेरे एक दोस्त यहाँ लुधियाना में आए, तो उन्होंने मुझे कहा, जितने साल वो आपके साथ जी, उन्होंने इंजॉय किया आपके साथ, आपने भी इंजॉय किया, आप उनको मोर मत करो, उनको आपके मोर करने से उनको दुख होगा। जो अच्छा समय आपने उनके साथ बिताया है उसको सेलिब्रेट करो और कुछ लिखना शुरू करो। जैसा कि आपने कहा, मैं राइटर नहीं हूँ, मैंने आपको बताया मैं बड़ा साधारण सा व्यक्तित्व का आदमी हूँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था पढ़ने में। तो फिर रात को उठ के मैंने लिखना शुरू किया और उस दर्द और पीड़ा जो मेरे अंदर दबी हुई थी वो वोल्केनो की तरह फट गई और फट के बाहर आ गई। और उससे मैं एक किताब लिखा सकता, जिसको मैं कहता हूँ, आज कुछ मेरी सुनो, मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन की आत्मकथा। और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को, जो इसके साथ मैंने 40 साल बिताए, खूबसूरत, बेहतरीन, उम्दा, उस पर मैंने वो किताब लिखी, जश्न ज़िंदगी, और वो मैंने उनको डेडिकेट की। नहीं, जब आपकी वाइफ की जो डेथ हुई उस समय आप जब यानी कि आप सारी ज़िंदगी देखिए, आदमी खड़ा खड़ा सोचता रहता है कि यार ये सब क्या हो गया। हाथ, जैसे आपने कहा कि हाथ बंधे होते हैं, कुछ आदमी कर नहीं सकता, उसके सामने सब कुछ हो रहा होता है। तो उसकी जो जात थी, या जो उसकी, आप बार बार जब आपके सामने आता था, आप ज़िंदगी भर का साथ होता है। क्योंकि हमारे जो संस्कृति, जो हमारे जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, उसमें पहले डेथ जो होती है मर्द की होती है, वाइफ जो होती है छोटी होती है, वो हमेशा ऐसे चलता है। लेकिन आपके सामने जो जीवन साथी आपका चला गया, तो उस समय, एक मिनट सर, आप
और देखिए जीवन साथी होता है अपना, जीवन में साथ निभाना, साथिया, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं, बहुत सारी ऐसी मेमोरी होती हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं हम देखते हैं समाज में। जब आपकी वाइफ की डेथ हुई तो उसके बाद आपने कहा कि आप डिप्रेशन में चले गए, आपको कुछ भी नहीं सूझता था, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बच्चे थे आपके, उन बच्चे कितने साल के थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा बेटा जो है ही इज़ अबाउट 47 ईयर्स नाउ, और मेरी बेटी तब 37 का था, मेरी बेटी 48 की है, तब वो 38 की थी। यानी कि जब आपकी माता की डेथ हुई उस समय आप 17 साल के थे, लेकिन आपके उस समय जब आपकी वाइफ की डेथ हुई आई वॉज 64। और हाँ, तो उस समय मैरिड हुई थी आपके बच्चों की? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे बच्चे के, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है। हाँ हाँ, मेरे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। मेरे बेटी से एक बेटी है, और मेरे बेटे से 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। तो मेरे साथ ही रहते हैं हम इकट्ठे। तो फिर कैसे महसूस होता था वो जब महसूस हुआ ना, बात आपकी बात है, हाँ, जो थोड़ा सा पता वो चला दर्द बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा। वो दर्द बयान नहीं किया सकता, वो दुख बयान नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। वो भोगना ही एक संताप था। और जैसे जैसे उनका दुख बढ़ता गया, उन कैंसर के पेशेंट्स का दुख बढ़ता है, जैसे जैसे उनका दुख बढ़ता गया, मेरा दुख भी बढ़ता गया। पर अंत में जिस दिन मैंने उनको सांस में दिक्कत थी, मैंने उनको कहा अब आप जाओ, और वो अपने शरीर त्याग गई। उसके बाद मैं जब डिप्रेशन में, जैसा मैंने आपको बताया, मैं डिप्रेशन में आ गया। फिर मैंने ज़िंदगी को करीब से देखा। कोई यहाँ रहता नहीं है, पर हमेशा के लिए, चाहे राजा हो महाराजा हो, जो आया है उसने जाना ही है। फिर मैंने अपने जो उनकी अच्छी यादें हैं उनको किताब पिरोना शुरू किया, लिखना शुरू किया, और वो एक किताब का रूप बन गई। चूँकि मैंने उनको 6 महीने अपने घर में रखा, उनकी सेवा शुश्रूषा जितनी कर सकता था की, मेरे परिवार ने की, उसको मैं चाहता था भी अब कुछ दुनिया के लिए, कुछ संसार के लिए कुछ किया जाए। तो मैंने डॉक्टर कुणाल जैन और नीतू नैयर के साथ मिलके एक संस्था बनाई जिसका नाम कैन फाइट कैंसर है। उस कैन फाइट कैंसर में हमने मुद्दा रखा कैंसर की अवेयरनेस का, जिसमें हम स्कूल कॉलेजेस में जाके कैंसर अवेयरनेस बच्चों को कहते थे, से नो टू टोबैको। हमने फिर वॉकेथन, एनुअल वॉकेथन्स की, मेडिकल कैंप्स लगाए, फ्री चेकअप्स करवाए पुअर पेशेंट्स के, और कई पेशेंट्स को हमने मॉनेटरी हेल्प भी की जो कि इलाज नहीं करवा सकते थे। ये सारा करते करते, देखते देखते हमें 10 साल लग गए। और ये मेरे मन में पहले ही था, जो जब पेशेंट टर्मिनल हो जाता है, जिसका बचना नामुमकिन है, उस पेशेंट को, सेवा शुश्रूषा को हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। तो हमने ये सोचा भी ये पैलिएटिव केयर जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारे नॉर्थ में इसका प्रचलन नहीं है, लोग जानते नहीं है हॉस्पाइस सेवा क्या होती है। तो हमने सोचा मिलके भी हम यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पाइस केंद्र बनाए, जो कि हमने बारनहाड़ा रोड पे एक हॉस्पिटल की शक्ल में 8 बेडेड हॉस्पिटल अभी बनाया है, जिसमें हम पुअर पेशेंट्स जो टर्मिनल है, जो बेइलाज है या लाइलाज है, जिनका इलाज नहीं हो सकता, उनके लिए हमने वो संस्था बनाई है, और उसको हम मे बी नेक्स्ट मंथ हम शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं आपको सोचा बीच में कह रहा हूँ कि देखिए हम लोग ना बीमारी अपने आप खुद पैदा करते हैं अपनी आंखों के सामने। बुढ़ा दरिया है, उससे लाखों यानी हजारों कैंसर पेशेंट बन रहे हैं जहाँ जहाँ ये पानी जाता है, गंदे पानी से, यानी कि जहरीला पानी है, उसको नहीं हम रोक रहे, हमारी सरकार नहीं रोक रही, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अफसर लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहा। कैंसर हमारे सामने खड़ा है, हमको खाने के लिए आ रहा है, लेकिन वो सभी लोग देख रहे हैं, कोई एक दूसरे को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। क्या इसके लिए अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए? क्या इसके लिए जागरूकता नहीं होनी चाहिए? ये कौन करेगा? हम लोग करेंगे, या समाज करेगा, या कोई नेता करेगा, या कोई कौन करेगा सर इसके लिए? इसको आगे आना पड़ेगा। इसको तो अवेयरनेस जरूरी है, सबसे जरूरी है अवेयरनेस।
हम खुद को अवेयरनेस होना चाहिए कि कैंसर के रीज़न क्या है, कैंसर क्यों होता है, हमें उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे आजकल फास्ट फूड चल गया है, हर कोई फास्ट फूड खाता है, फास्ट फूड से ओबेसिटी हो जाती है। मैं जब स्कूल जाता था, आर्या स्कूल जाता था या केवीएम जाता था, हम पैदल जाते थे, फिर हमारे पास साइकिल आ गया। अब जमते बच्चे पैदा होते ही उनकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, उनकी कोई अपना कोई उनकी वर्जिश नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, वर्जिश नहीं है उनकी। तो क्या है, खाना पीना, बेड पे बैठना, टीवी देखना, रेडियो सुनना, ये उनके शौक रह गए, पिक्चर देखनी। तो सबसे पहले मैं ज़िंदगी में एक बात कहता हूँ, और कुछ मत करो, बच्चों को मेहनत करना सिखा दो। जब आप बच्चों को मेहनत करना सिखा दोगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, कोई कैंसर नहीं आएगा। मेहनत करेगा बच्चा, अपने आप पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होगा, समाज के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बच्चों को मेहनत करना सिखाना। दूसरी बात है, हमें खाने की अवेयरनेस क्रिएट। देखिए, जो ये रेडी है, मैं इनको बुरा नहीं मानता, पर ये आम जनता के लिए है। तो वो कौन सा घी इस्तेमाल करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ये हमें नहीं पता। 10 रुपए का बर्गर दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। उसके बाद जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, हम उसमें कितने पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, हमें नहीं पता। अच्छा, सो सब आपको याद होगा, पहले करंट वाला चूर्ण मिलता था। हाँ, वो पता नहीं करंट वाला चूर्ण होता था ना, वो कुछ ऐसे लगाता था, उससे कहता था करंट वाला चूर्ण है। वो क्या बेर मिलते थे छोटे छोटे, एक फालसा मिलता था, एक इमली के ऊपर लगा के वाली इमली होती थी। ऐसी चीजें पहले खाने को मिलती थी, यानी कि भाई जानी के सब चलता था। लेकिन आजकल तो जानी के देखिए, घोड़ा होता है ना, वो परमात्मा उसको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तेज रफ्तार से भाग सकता है। अफगानिस्तान से लेकर वो म्यांमार तक, जाने के कन्याकुमारी तक पैदल जो घोड़े पर लोग जाते थे, इतनी उसको परमात्मा ने ताकत दी थी घोड़े को भी, वो गाड़ी से भी तेज भागता था। हमारी जो टांगे हैं वो भी घोड़े जैसी हैं, अगर हम नहीं चलाएंगे इसको, जब घोड़ा नहीं चला, घोड़ा तो खत्म हो गया। ऐसे हमारी टांगे अगर नहीं चलाएंगे तो खत्म है ये। वो कहते हैं टांगे चलने के साथ ही हमारा शरीर चलता है, लेकिन ये तो हमने रोक दी टांगे चलनी। तो ये सब चीज़ें जब हो रही है ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा ये कहूँगा भी, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। हमें अपने आप में चेंज लानी है, दुनिया में चेंज लाने की कोशिश मत करिए, अपने आप को बदलिए। जैसा कि मैंने अपने आप को बदला 2012 के बाद, अपनी वाइफ की डेथ के बाद। उसके बाद मैंने केवीएम स्कूल में जाना शुरू किया। वहाँ पे मुझे केवीएम स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एल्यूमिनाई एसोसिएशन का। मेरे जो पुराने शौक़ बचपन से थे, मैंने उन शौक़ों को अपनाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार छोटे होते मैं घर से भागने की कोशिश की, मैंने एक्टिंग करने बॉम्बे जाना है। मेरे माता को पता लग गया, वो पकड़ के मेरे को ले आए, घर में आके खूब पिटाई की। वो शौक़ मेरा 72 साल की उम्र में पूरा हुआ। मैंने यहाँ पे नाटक किए, जो कि हमने टैगोर थिएटर में भी किए। वो ब्रेक मुझे 1972 में मिला। किताब में लिखनी नहीं जानता था, लिखी। म्यूज़िक का मुझे बचपन से शौक़ था। हमने यहाँ पे 3 प्रोग्राम किए म्यूज़िक के, बहुत शानदार प्रोग्राम किए परंपरा में। तो ये सब चीज़ें अपने आप आती हैं जब आप अपने शौक़ पूरे करने चाहते हो। ये अलग बात है, मुझे थोड़ी देर हो गई, पर जीने के साथ साथ यंग एज से ही अपने शौक़ों को पूरा कीजिए, उनको अपनाइए, अपनी हॉबीज़ को अपनाइए, उनको पूरा करिए, और घर का, परिवार का, समाज के प्रति जो आपका फ़र्ज़ है वो आप ज़रूर अदा कीजिए। अच्छा, आपने सर देखिए 72 जितने साल के हैं आप, आपने देखो बचपन से लेके अब तक जो सफ़र किया है, जहाँ पर आज के समाज में भी देखिए एक दूसरे गिरना करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, जाने के चोर बाजारी करनी, बेईमानी करनी, ठगी ठोरी करके आजकल हर कोई बंदा चाहता है कि मैं रात ही मीर बन जाऊं, मेरे पास पैसा, मैं दूसरे को लूट लूँ। आजकल दूसरों को लूटने का बड़ा प्रचलन हो गया है, ये सिस्टम सा बन गया है। रिश्तेदारों को छोड़ते नहीं है लोग, पार्टनर एक दूसरे को लूट लेकर ले जाते हैं। ये सब बाप बेटा बाप को नहीं छोड़ता नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते। जाने कि आजकल ये सिस्टम बन गया कि पैसा, जाने कि पैसा लेकर कहाँ जाएंगे वो,
जब आपका प्यार ख़त्म हो गया, आप में इंसानियत ख़त्म होगी, आपका सुख जो हर चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। जब आप एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं, घृणा करते हैं, चोर बेजारी की सोचते हैं, जब आप लोगों की तरह वो इंसान है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो है जो चल पड़ा है सिस्टम, इससे हम कहाँ जाएंगे? ये जो आपने जो भी कहा है, चोर बेजारी ये सब सही है, ये हो रहा है। जो बात मैं फिर वही कहूँगा, आपको एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, आपको स्वयं चेत की ज़रूरत है, आपको अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। आप जब अपना जीवन साधारण रखेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, अपनी आत्मा अगर आपको पुकारती है उसको जवाब देंगे, और घृणा तो बहुत ही बुरी चीज़ है। जब आप एक चीज़ को घृणा करते हैं तो आप घृणा ही घृणा करते जाते हैं। अहंकार जो मेरे अहंकार है, घृणा है, किसी नफरत है, क्रोध, ये सब चीज़ें जो है, जब आप अपना जीवन साधारण रखेंगे, खान पान साधारण रखेंगे और झूठ ना बोलेंगे, जो अंदर है वो बाहर, जिसको कि क्या है हम कहते हैं हिपोक्रेटिक लाइफ नहीं जिएंगे, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आपका जो व्यक्तित्व है एक निखर के उभर के बाहर आएगा और आप एक अच्छे इंसान की तरह जी सकेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और दूसरों से नफरत नहीं करेंगे, प्यार करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अंदरूनी है, आपने चेंज लानी अंदर। कोई आके आपको में चेंज नहीं कर सकता, आपको खुद ही अपने आप में चेंजेस लानी है, खुद ही आपको लोगों से प्यार करना है, खुद ही आपको लोगों से उनकी सेवा करनी है, लोगों में सेवा भाव है, किसी का मदद करनी है, किसी की मदद कर दो। ये सब चीज़ें अंदर से आएंगी, आत्मा से आएंगी और कहीं से नहीं आ सकती। और वो तभी होगा जब आप शांत स्वभाव के होंगे। आपका जीवन जो है भागेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे नहीं। मैं कहता हूँ ये जीवन जो है ये एक वो है, जैसे हम रोटी खाते हैं, हमें बचपन में सिखाया जाता है रोटी को चबा चबा के धीरे धीरे खाइए। उसी तरह जीवन को भी धीरे धीरे एक एक उसको एंजॉय कीजिए, हर स्टेप को एंजॉय कीजिए, हर पड़ाव को एंजॉय कीजिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं जिंदगी है चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। धन्यवाद सो साहब, आपने हमको थैंक यू वेरी मच, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके सर।